हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आकार आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विवेक परमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में एमपीपीएससी ने 2023 की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन दिया है, जारी कर दिया है और आशा करता हूं आप सभी लोग एग्जाम की प्रिपरेशन में लग भी गए होंगे। पर इस समय एक सबसे बड़ी जो चुनौती सामने आ रही है स्टूडेंट्स के, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो एक फेस कर रहे हैं, वो ये है कि सर इतने कम समय के अंदर हम लोग अपनी तैयारी को कैसे एक अच्छी क्वालिटी के हिसाब से या स्मार्टली प्रिपेयर कैसे करें। ये सबसे बड़ी समस्या आती है इस समय, है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी लगभग 75 से 76 डेज हैं, है ना। 17 दिसंबर जो है, 17 दिसंबर के दिन आपकी 2023 की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। तो इतने दिनों के अंदर हम लोग कैसे एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज मैनर में प्रिपरेशन करें, क्योंकि देखिए तैयारी तो लाखों स्टूडेंट करते हैं, पढ़ते भी सब हैं, लेकिन सिलेक्ट बहुत कम किए होते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम बहुत ट्रिकी होती है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होती है बहुत ट्रिकी होती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है सबसे पहले कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें यही है जिसको हम प्रेफरेंशियल स्टडी कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर टोटली इस पर डिपेंड करेगा कि कैसे स्मार्ट और क्वालिटेटिव वाले तरीके से आप अपनी तैयारी करें और इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बिल्कुल बेसिक से टर्म में, कि जो आपका सिलेबस है, क्योंकि आगे जैसे मैं यूनिट बोलूंगा आपको, है ना, मैं यूनिट बोलूंगा आपको कि इस यूनिट, तो आपको एक आइडिया तो लगे कौन सी यूनिट क्या है। हालांकि आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई होप कि यू आर अवेयर अबाउट द सिलेबस, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं खोलेंगे तब तक प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होती है। हमेशा याद रखिएगा, आप जहां भी पढ़ते हो अपनी स्टडी डेस्क के पास में सिलेबस रखें। सिलेबस के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, स्टिक टू योर सिलेबस, क्योंकि अगर आप सिलेबस पे रहेंगे तो ही आपकी तैयारी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे मैनर में कंप्लीट हो पाएगी। अब सबसे बड़ी जो मैंने समस्या बताई कि सर इतने कम समय में हम कौन से सब्जेक्ट को समय दें, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक सब्जेक्ट मान लीजिए आपका बहुत समय लेता है, 2 से 3 महीने। अगर आप 2 घंटे डेली पढ़ते हैं, उतने ही समय में आप छोटे छोटे 3-4 सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। अब मालूम पड़ रहा है ये सब्जेक्ट 9 नंबर का आ रहा है और वो 4 सब्जेक्ट 10-10 नंबर के आ रहे हैं, 40 नंबर हो गया पूरा। तो याद रखिएगा कि कहां से ज्यादा आता है उस डिमांड पे अब हमको चलना है। सबसे पहले मैं पूरा एक एनालिसिस लेकर आएंगे पिछले 5 साल के पेपर का इस लेक्चर में, कि कैसे कैसे किस टॉपिक से किस यूनिट से कितने प्रश्न आए हैं। तो आपको उससे ये आइडिया लग जाएगा पूरा कि हमको कहां ज्यादा फोकस करना है। मैं 2 चीजें इस लेक्चर में बताऊंगा, एक किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है और उस सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक पे स्पेशली फोकस करना है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत यूजफुल और बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सबसे पहले जब भी मैं यूनिट बोलूंगा, देखिए अगर आप प्रीलिम्स के सिलेबस में देखते हैं तो देयर आर 10 यूनिट्स ओनली। प्रीलिम्स के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट हैं आपकी, ठीक है। अब आप बस इतना देखिएगा, इन 10 यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि कौन कौन से यूनिट में क्या लिखा हुआ है। हम रफली अभी एक चलते हैं। यूनिट नंबर 1 की अगर आप बात करें तो सिंपल में कहूं तो एमपी की हिस्ट्री और कल्चर है। यूनिट नंबर 1, ये सारे उसके पॉइंट्स भी लिखे हुए, पर एक शॉर्ट वे में अगर हम देखें तो एमपी का हिस्ट्री है ना, जैसे बहुत सारी आपकी डायनेस्टीज हैं, वंश हैं बहुत सारे इसमें एमपी की हिस्ट्री में। इसका आर्ट एंड कल्चर है जिसमें बहुत सारे केव्स हैं, बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं। तो एमपी का बहुत सारे ट्राइबल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। तो जब भी मैं यूनिट 1 बोलूँ तो एक कंसाइज वे में हम समझ लेते हैं एमपी की हिस्ट्री और एमपी का आर्ट एंड कल्चर, ये हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद जब मैं बोलूँ यूनिट 2, तो यूनिट 2 का मतलब है इंडियन हिस्ट्री, जिसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, है ना, जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन है, और एक जो हमारा मॉडर्न या आधुनिक इतिहास है। इसके अलावा इसमें कुछ इवेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी आती हैं, है ना, आज़ादी के बाद की। तो भारत का इतिहास हम बोलेंगे यूनिट 2। तो यूनिट दोनों हिस्ट्री की ही है, पहली एमपी की है और दूसरी इंडिया की है। यूनिट 3 में बोलूँ तो ज्योग्राफी आ जाएगी फिर हमारी, है ना, भूगोल के बारे में आ जाएगा, है ना, जितने भी पर्वत है, पठार है ना, जो माउंटेन्स, रिवर्स है। तो मैं बताऊंगा इसमें आखिर प्रश्न कैसे आते हैं जब हम एनालिसिस करेंगे। पर अभी एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस यूनिट में क्या लिखा हुआ है। तो तीसरी यूनिट का मतलब है ज्योग्राफी है, ये मध्य प्रदेश की, है ना, ज्योग्राफी बेसिक याद रखना। चौथी यूनिट में इंडिया की ज्योग्राफी हो जाएगी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो जाएगी। तो जो यूनिट है अगली वाली इंडिया और वर्ल्ड की हो जाएगी वही यूनिट, ये भी ध्यान रखना। 4 यूनिट। 5वीं यूनिट जो है वो इकोनॉमी और पॉलिटी से रिलेटेड है, एमपी की। मध्य प्रदेश की जो है वो इकोनॉमी
और पॉलिटी। तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का मतलब सीधा सा है ये एमपी की पॉलिटी के बारे में, जैसे इंपॉर्टेंट गवर्नर्स कौन है, कब कब उनका टेन्योर हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड चीज़ है, या फिर हम कहें तो जो भी मिनिस्टर्स है, मुख्यमंत्री कौन कौन हुए, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ये सब मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था के अंदर आता है। इसी में एक पोर्शन और है, और वो है आपका इकोनॉमी एमपी की, है ना। तो एमपी की इकोनॉमी भी है 5वीं यूनिट में। 6ठी यूनिट पे आप जाएंगे तो यही इंडिया के लेवल पे हो जाएगा कि भारत का संविधान, शासन प्रणाली और उसकी अर्थव्यवस्था। अब ध्यान से देखिए आपको कि पूरी 6 यूनिट कैसे डिकोड की। फर्स्ट यूनिट एमपी की हिस्ट्री और कल्चर, सेकेंड यूनिट इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर, थर्ड यूनिट एमपी की ज्योग्राफी, और फोर्थ यूनिट इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, फिफ्थ यूनिट जिसमें पॉलिटी और इकोनॉमी आ गया, सिक्स्थ इंडिया का पॉलिटी और इकोनॉमी। तो ये 6 यूनिट तो 3 सब्जेक्ट की है, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटी। 7वीं यूनिट पे अगर हम जाते हैं तो वो साइंस की हो जाती है, जिसमें जनरल साइंस, एनवायरनमेंट और बहुत सारी चीजें आती है, पर मेनली इसको हम साइंस और एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो बेसिक लेवल का होता है, एक बेसिक अवेयरनेस होती है डिजीज से रिलेटेड, कौन सा उसका एजेंट है, क्या उसका क्योर है, ऐसी चीजें सारी इसके अंदर आ जाएंगी। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी बेसिक प्रिंसिपल्स इसमें पूछे जाते हैं, है ना। ये है 7th यूनिट। 8th की बात करूं तो ये टोटली करंट अफेयर से रिलेटेड है। करंट अफेयर का एक बेसिक सा मीनिंग हम देखें तो एक तो इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आता है, नेशनल करंट अफेयर भी आता है, और एमपी का करंट अफेयर भी आता है। जैसे हाल ही में G20 समिट हुआ, तो उसका लोगो क्या है, वो कौन से राज्य में हुई है, वो कौन से देश में हुई है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें क्या हुआ है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो करंट अफेयर में आती है ना। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है। एक इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो है स्पोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे चाइना में आपका एशियन गेम्स चल रहा है, तो उसमें किसने कौन से स्पोर्ट्स में मेडल लाया है, इंडिया का पोजीशन कहाँ है उस मेडल टैली में, वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिकेट का, कितनी टीमें हिस्सा ले रही है, कौन सी जगह उसके मैचेस होंगे, तो ये सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है। कोई भी प्लेयर रिसेंटली अगर न्यूज़ में है, उसको कोई इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है या फिर कोई इंपॉर्टेंट वो मेडल लेके आया है, सीधे उठ के वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। कई बार वो ऐसा प्लेयर पूछते हैं, हम सोचते हैं एग्जाम में कि ये प्लेयर, ये तो बिल्कुल आज तक नाम नहीं सुना, कहाँ से आ गया, तो हो सकता है हाल ही में कोई इवेंट हुई हो और वहाँ उसने कोई मेडल या बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो, एकदम से वो उसका नाम इस स्पोर्ट्स जगत में चमका हो और वो आपसे पूछ लेगा एमपीपीएससी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय समसामयिक। इसमें कोई भी पर्सनालिटी, कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी इवेंट होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसमें जैसे ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ई कॉमर्स से आते हैं, जितनी भी ये इंटरनेट और इसकी वेबसाइट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जैसे साइबर क्राइम हो गया, वो भी आ जाएगा इसमें। तो ये तो हो गई बेसिक कि जब भी मैं कोई बोलूँ कि यूनिट 10 मतलब कौन सा टॉपिक है, यूनिट 9 पहले शॉर्ट में उसको डिकोड कर लिया हमने। तो 10th यूनिट जो है वो है हमारी आयोग वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे भी लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। आयोग का मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस दिए हैं, इसमें भी प्रश्नों का लेवल रहता है, जैसे कितने इसमें मेंबर होने चाहिए, इसमें जो चेयरमैन है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसके कार्य क्या है ना, उसका संविधान में उल्लेख है कि नहीं है, या वो किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है ना। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, निर्वाचन आयोग जो हम कहते हैं, यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, ऐसे बहुत सारे कमीशन, एससी एसटी ओबीसी के कमीशन हो गए। ये है आपकी लास्ट जो यूनिट नंबर क्या है, 10 है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक की 10 हमने यूनिट्स देखी। अब जो आज का लेक्चर जिसके लिए बनाया गया है वो है आपका प्रेफरेंशियल स्टडी। इसका क्या मीनिंग होता है प्रेफरेंशियल स्टडी का, इसको बिल्कुल मैं ब्रेक कर सकता हूं क्वालिटी और स्मार्ट पढ़ाई के बेसिस पे। क्वालिटी, स्मार्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी जिसको हम कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए आपके सामने ऑलमोस्ट 13 से 14 सब्जेक्ट होते हैं लगभग, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट, एनवायरनमेंट, आयोग, कमीशंस, बहुत सारे होते हैं। अब क्या होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज होते हैं या एकदम से ये सोचते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि हम कैसे इन सबको इन 75 डेज में कंप्लीट करें। तो देखिए एक प्रीलिम्स का एक सिंपल सा चीज़ होता है, कवर टू कवर पढ़ने से अच्छा है टॉपिक वाइज स्टडी करें जहाँ से प्रश्न बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ तो जैसे अब ये याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत बढ़िया दिया हुआ है, ये 18, 19, 20, 21, 22, ये पूरे 5 साल का लेखा जोखा है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं।
एक एक करके देखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास है, तो 18 में यहां से 2 क्वेश्चन आए हैं, 19 में 6, 20 में 7, 21 में 3 और 22 में 3। ऑन एन एवरेज हम लेकर चले कि 3 से 6 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। दिस इज द स्मार्ट एंड क्वालिटेटिव स्टडी। 3 से 6 क्वेश्चन अब आपको पता है कि एमपी की हिस्ट्री से आते हैं। सपोज यू हैव फिनिश द एमपी हिस्ट्री, दैट मीन्स यू आर एबल टू सॉर्ट आउट द 3 क्वेश्चंस। तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हमने एक पोर्शन निपटाया, मतलब हमारे 3 से 4 क्वेश्चंस हो गए। कभी भी मैक्सिमम पे नहीं जाना है, हमें एवरेज निकालना है। 3 से 6 का एवरेज 4 या 5 आता है लगभग। तो हम तो ये देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर की यहां से कितना, तो लास्ट में हमको पता लग जाएगा हमको सबसे ज्यादा किसको समय देना है। और एमपी की हिस्ट्री मैंने बताया, कोई भी इंपॉर्टेंट बैटल लड़ा हो, जो 1857 में एमपी इंपॉर्टेंट एमपी के लीडर्स कौन कौन है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट अगर है तो वो जैसे चरण पादुका मैसाकर क्या है, ठीक है, घोड़ा डोंगरी वाला सत्याग्रह का है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी एमपी की डायनेस्टी है जैसे होलकर वंश, सिंधिया वंश, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बुंदेला विद्रोह क्या है, तो कुछ भी है इंपॉर्टेंट जो एमपी की हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनसे इतने बनते हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की संस्कृति की बात करूं, संस्कृति का मतलब होता है कल्चर से रिलेटेड। जैसे ट्राइब से आप मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि इनके मुख्य देवता कौन से हैं, या इस ट्राइब का मेन फंक्शन क्या है, या कौन से ट्राइब को इस नाम से भी जाना जाता है। जैसे टडवी भील कौन होते हैं, है ना, कंघे का आविष्कार कौन से ट्राइब ने किया, ठीक है, सबसे ज्यादा टेटू गुदवाना किस ट्राइब को पसंद है। तो ऐसे क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं, कौन से ट्राइब कौन सी जगह पे है, ये सब संस्कृति से रिलेटेड है। फंक्शन, संस्कृति में एक और चीज आता है समारोह, है ना, जैसे मध्य प्रदेश पर्व कहाँ मनाया जाता है ना, खजुराहो उत्सव की क्या खासियत है। तो जितने भी कल्चरल चीजें हैं जिसमें खास करके मेले हो गए, उत्सव हो गए, या फिर आपकी ट्राइब्स हो गई, ये सब, ये 18 में 1, 19 में 5, 20 में 6, 21 में एकदम से 11, यहां पर 6। तो मैं ये मान के चलूं कि 6 क्वेश्चंस तो आपके इस सेक्शन से लगभग आते ही हैं। पिछले 3 साल का अगर हम एनालिसिस देखें, बढ़ सकते हैं, बट हमें मिनिमम पे चलना है कि इतना तो हमारा कंपेयर हो जाएगा। अब आपको तुरंत समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति में अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा वेटेज संस्कृति का है। तो क्यों ना सबसे पहले मध्य प्रदेश की संस्कृति खत्म की जाए, क्योंकि मुश्किल से 20 से 25 पेज की वो संस्कृति होती है। अब आप पूरा हिस्ट्री पढ़ने में स्टूडेंट्स को 3 से 4 महीने लग जाते हैं। संस्कृति अगर कोई ऑनेस्टली 3 घंटे एक दिन पढ़ेगा तो हार्डली वो 5 से 6 दिन में, 1 वीक में कंप्लीट कर लेगा। अब आप सोचिए, इतिहास को 3 महीने पढ़ेंगे तो 7-8 क्वेश्चन, संस्कृति को अगर आप सिर्फ 7 दिन पढ़ेंगे तो 6-7 क्वेश्चन। दिस इज नोन एज कंपेरेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी। बस यही आपको इस लेक्चर में बताना है कि आप कहां ज्यादा फोकस करें। तो यू नीड टू फोकस ऑन दोज टॉपिक्स ओनली फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर मेनली आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखिए जरा प्राचीन भारत का इतिहास, ये पूरे इतिहास की बात हम करेंगे, पर ये एंशियंट है, मिडीवल है, मॉडर्न है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको भी। एंशियंट में अगर मैं देखूं तो 18, 19, 20, 21 ये इस तरफ है, 3, 3, 1, 4, 1। मतलब लास्ट ईयर जो 2022 का प्रीलिम्स हुआ था, मतलब जो 22 में भी जो प्रीलिम्स हुआ था इस साल, उसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन आया एंशियंट से, लेकिन इसके पहले 4 आए थे, उसका पहले फिर 1, फिर 3। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लेके चले तो यहां से 2 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से। मिडिवल की अगर बात करें, मध्यकालीन इतिहास की, तो 1, 1, 3, 1, 4 कहने का एक बेसिक सा मीनिंग है, हम यहां मान लेते हैं लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। ये किससे आ रहे हैं? मध्यकालीन इतिहास से। अगर हम देखें आधुनिक भारत से, तो इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, 3, 4, 7, 5, 5 देख लीजिए आप। तो ऑन एन एवरेज यहां से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि हम सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ें। और याद रखिएगा ये पूरा, अगर आपने, क्योंकि आप अगर एस्पिरेंट है तो एटलीस्ट आपने एक बार तो पूरा पढ़ लिया होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा हो पूरा, और अगर उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो भी सबसे पहले मॉडर्न पे फोकस करना चाहिए। तो अगर हम एवरेज देखें पूरे इतिहास से, तो 5, 2, 7 दोनों लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आ जाएंगे, लगभग 9 से 10। अब आप इतिहास इतना एक वास्ट सिलेबस है कि आप 3 घंटा भी पढ़ेंगे तो आपको 4-5 महीने लग जाएंगे, उसके बाद भी शायद कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति पढ़ें तो 15 दिन या 1 महीने में हो जाएगा। और वहां से टोटल अगर हम देखें तो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन वहां से भी आ रहे हैं। बस यही मैं कह रहा हूं कि एक अच्छी प्लानिंग अगर होती है तो ही एग्जीक्यूशन में मजा आता है और एग्जाम क्रैक हो जाएगी। अब इतिहास में का समय का 1/3 समय भी एमपी की हिस्ट्री और संस्कृति में नहीं लगेगा, जबकि वेटेज दोनों का बराबर है, एमपी की संस्कृति और इतिहास। तो क्यों ना उसको शुरू किया जाए। तो इस प्रेफरेंशियल स्टडी में आपको वो पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब मैं एक बात और बता दूं, जैसे हिस्ट्री में आपको मॉडर्न में पढ़ना है, तो मॉडर्न में भी क्या पढ़ना है? आप मॉडर्न में सबसे ज्यादा फोकस कीजिए आप आंदोलनों पे। गांधी जी के जितने आंदोलन हैं, जितने भी किसानों के आंदोलन हैं,
जितने भी भील या ट्राइबल पीपल के आंदोलन है, यहां से कंफर्म है कि क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा है मिलेंगे। ये हो जाए तो वायसराय को पढ़ लीजिए आप, वायसराय गवर्नर जनरल को पढ़ लीजिए, उनके दौरान कौन सा काम हुआ, किसको लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है, किसके समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, ठीक है, किसने सैनिक विद्रोह कहा 1857 की क्रांति को, कौन था जब विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ। ये प्रश्न कंफर्म है कि यहां से बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले आप कीजिए क्या, सारे विद्रोह पढ़ लीजिए, सारे आंदोलन पढ़ लीजिए, समय बचता है तो फिर पढ़ लीजिए आप लोग जो पुनर्जागरण काल है, इंडियन रेनेसांस, उसमें राजा राम मोहन राय कौन थे, सती प्रथा का अंत कब हुआ, किसने परमहंस मंडली बनाई, ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। अभी 22 में भी बहुत पूछे गए यहां से। तो एक तरीका होता है पढ़ने का। ऑर्गेनाइज मैनर का मतलब है कि जहां से जिस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं प्री में आपको वो सेक्शन पहले पढ़ना चाहिए, ठीक। अब हम आगे आ गए हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, विश्व का और भारत का, फिर पूरा भूगोल देखेंगे। मध्य प्रदेश के भूगोल का देखें 11, 7, ये एमपी का भूगोल है, 11, 7, 10, 15, 13। ध्यान से देखिए, मुझे लगता है पूरे के पूरे एमपीपीएससी में सबसे ज्यादा वेटेज है इसका, मिनिमम 7 और मैक्सिमम 15। तो मतलब मैं ये लेकर चलूं कि 10 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आने ही आने हैं, 10 से 15 क्वेश्चन एमपी की, सिर्फ एमपी की ज्योग्राफी। और याद रखिएगा सारे सब्जेक्ट एक तरफ और मध्य प्रदेश का जीके एक तरफ, जिसमें एमपी की हिस्ट्री, एमपी की पॉलिटी, एमपी का ज्योग्राफी, एमपी का आर्ट एंड कल्चर, एमपी का जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी या मिसलेनी जिसको हम कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न वहां से आते हैं। एमपी लगभग 30+ क्वेश्चन आएंगे, 30 से 35 के बीच में। तो आप देखिए 1/3 तैयारी तो सिर्फ एमपी को कंप्लीट करने से हो जाएगी। मतलब आपको सबसे ज्यादा समय किसको देना है, आपको सबसे ज्यादा समय मध्य प्रदेश के जीके को देना है अपने टाइम टेबल में, मैक्सिमम टाइम और रेगुलर बेसिस पे। व्हाई? बिकॉज एमपी पूरा फैक्चुअल है, मैक्सिमम फैक्ट्स पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी थोड़ा प्री ओरिएंटेड जो सिलेबस है वो फैक्चुअल है, तो आपको एमपी पे बहुत फोकस करना है। अब आप ध्यान से देखिए, ये मध्य प्रदेश के भूगोल में जैसे कोई भी आप नदी पढ़ें तो वो कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ एंड होती है, उसमें कौन सा बांध बना हुआ है ना, वो डेल्टा बनाती है कि नहीं बनाती है। कोई भी पर्वत अगर मध्य प्रदेश का है तो उसकी लंबाई की, उसका हाइट कितना है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट चोटी है क्या, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। नदियों से, माउंटेन से, प्लेटू से, रॉक सिस्टम कौन सा है एमपी में। ज्योग्राफी के अंदर एमपी की एक आती है उसके क्लाइमेट के बारे में, कहाँ बारिश ज़्यादा, कहाँ कम, कौन सा ठंडा प्रदेश, कौन सा गर्म, कौन सी सीमा किस राज्य से लगती है, ये सब एमपी की ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं। विश्व, अगर मैं बात करूं विश्व का, वर्ल्ड हिस्ट्री, जो हिस्टोरिकल वर्ल्ड के फैक्ट्स होते हैं जो, है ना, हाईएस्ट माउंटेन कहाँ है, कौन सी जलधारा कहाँ चलती है, तो ऐसे जितने भी है, कौन सा माउंटेन, कौन सी पीक, कौन सा वाटरफॉल कहाँ है, ये सब वर्ल्ड के ज्योग्राफी के फैक्ट्स होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो 1, 1, 4, 6, 4 पिछले सालों को, अगर 3 सालों को हम देखें तो पैटर्न जो है वो लगभग 3 से 5 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, इस पे फोकस करना है। भारत के भूगोल से अगर हम देखें तो 7, 6, 5, 4, 6, मतलब लगभग 5 से 6 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो नो डाउट मध्य प्रदेश के भूगोल से आते हैं। तो हम लोग तैयारी में ऐसा क्यों करते हैं? देखो, पढ़ना तो तरीके से वही चाहिए, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड, इंडियन, एमपी, यही तरीका है। बट अब आ गई एग्जाम क्रैक करने की बात, अब आ गई एक अच्छी पोस्ट लेने की बात। तो अब स्ट्रेटेजी में बदलाव होना चाहिए। एक जैसी कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी से एग्जाम्स नहीं निकलते हैं, पढ़ना चाहिए एक प्रॉपर सीक्वेंस में। एग्जाम क्रैक करते समय आपको एग्जाम की डिमांड माननी पड़ेगी। अब एग्जाम की डिमांड ये कहती है कि एमपी की हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं 10 से 15, और वर्ल्ड और इंडियन और फिजिकल तीनों से मिला के भी क्वेश्चन आ रहे हैं 8 से 10। तो बताइए वेयर वी नीड टू मोर फोकस और टू पुट मोर एफर्ट्स? ऑब्वियसली मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में, मध्य ज्योग्राफी में। तो ये है ये तरीका पढ़ने का। एमपी की ज्योग्राफी में ध्यान दीजिएगा। तो टोटल अगर मैं देखूं ज्योग्राफी में तो लगभग 5, 3, 8 और 10, मतलब लगभग 18 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ रहे हैं, लेकिन एमपी की ज्योग्राफी के ज्यादा आते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमको। फिर हम देखें मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, एमपी की पॉलिटी से कितना आता है और एमपी की इकोनॉमी से कितना आता है। ये तो कंसिस्टेंट है, 5, 2, 5, 5, 5। मतलब एमपी की राज व्यवस्था मतलब पॉलिटी से 5 क्वेश्चन कंफर्म है। बात करें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से तो 8, 4, 3, 2, 1, मतलब लगभग एक बार 8 आए, बट मैं बोलता हूं 2 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एमपी की पॉलिटी में जैसे यहाँ का पंचायती राज सिस्टम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कितने वार्ड होते हैं, कितने मेंबर पे बनता है, पर सबसे ज्यादा एमपी की पॉलिटी में प्रश्न आते हैं गवर्नर और सीएम के टेन्योर से। 3 चीजें अच्छे से कंसोलिडेट कर लीजिएगा। एमपी के सारे गवर्नर, उनका ऑर्डर और उनकी इंपॉर्टेंट उनके टेन्योर में किए गए काम, है ना। जैसे रिसेंट एग्जाम में एक पूछ लिया था कि किसके समय में या कब कब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा है। फिर ऐसे सीएम का एक पूरा लिस्ट देख लीजिएगा, किसके बाद कौन रहा है, कौन एक्टिंग है, ये भी देख लीजिएगा। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है गवर्नर और सीएम के अलावा विधानसभा अध्यक्ष के बारे में।
तो इनसे देखो क्वेश्चन का भी एक पैटर्न है, कहां से पूछे जाते हैं, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं मैं आपको, यहां से मैं मार्क कर रहा हूं सिर्फ एमपी की चीज, एमपी का इतिहास, एमपी की संस्कृति, एमपी का भूगोल, यहां पर हो गया मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पॉलिटी, और ये हो गई इकोनॉमी। इन सबको जोड़ते हैं, ये 3 से 6 मतलब लगभग मैंने बोला है 4, मध्य प्रदेश ये 4, मध्य प्रदेश की संस्कृति मैंने बोली है लगभग 6, भूगोल लगभग मैंने बोला है 10 से 15 मतलब हम 12 एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। राज्य व्यवस्था लगभग हम 5 मान लेते हैं, और यहां लगभग हम जो लिखे हैं 4 मान लेते हैं। 6 और 4 10 और 12 22 और 5 लगभग 27 और 31 मतलब 30 प्लस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं, एमपी। अब एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री पूरे इंडिया की, पॉलिटी पूरे इंडिया की, ज्योग्राफी पूरे इंडिया की, सबसे मिला के जितने क्वेश्चन उतने अकेले किससे आएंगे, मध्य प्रदेश से। तो अब आप बताइए सबसे ज्यादा किसको समय दें, एमपी को। तो मैं वही कह रहा हूं कि इसको कहते हैं क्वालिटी और स्मार्टली ऑर्गेनाइज मैनर में स्टडी करना। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, एमपी का वेटेज सबसे ज्यादा है, 1/3 जो है वो पूरा समय आप मध्य प्रदेश को दीजिए, जब क्वेश्चन आ रहे तो उसी को देना है। अब हम आते हैं यूनिट 6 में, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारत की पॉलिटी, सब देखो मैं एक रफली बता दूं, ये तो एनालिसिस है ही, पर इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की ज्योग्राफी और इंडिया का ये जो हिस्ट्री है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज होता है। देखिए अब आप भारत की इंडियन पॉलिटी से देखिए, 5 9 7 8 9 मतलब लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, इंडियन पॉलिटी से। भारतीय अर्थव्यवस्था से बहुत कम आते हैं, और ये जनरली थोड़े से एकाध स्टैटिक डेफिनेशन से आ जाते हैं। बाकी आरबीआई की रेपो रेट हो गया, सेबी के बारे में पढ़ लें हम लोग, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट टैक्स में कौन सा आया, जीएसटी कब आया, जीएसटी के अंदर कौन से टैक्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन से हैं, थोड़ा सा हम देखें कि करंट से रिलेट करें इवेंट को, या फिर कोई एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो उठाकर आपको दे देंगे। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब एक तरीका, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि छोड़ना है हमको पॉलिटी में, ये नहीं कह रहा हूं, पर क्यों ना इसको सबसे आखिरी में पढ़े, क्योंकि कंसिस्टेंटली इसके क्वेश्चन 2 से 3 आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा वहां से ज्यादा पढ़े जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वो छूट गया तो 9 क्वेश्चन का नुकसान है, ये छूट गया तो 2 का क्वेश्चन का नुकसान, क्योंकि जब समय कम होता है तो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना यह वैल्यू रखता है। अब अगर हम बात करें सामान्य विज्ञान, जो हमारी यूनिट 7 है, सामान्य विज्ञान में अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और डिजीज से रिलेटेड लें तो 2 8 9 7 4 मतलब लगभग मैं अगर बोलूं तो यहां 4 से लेके 8 क्वेश्चन यहां से आते हैं। एवरेज 6 मान लेते हैं हम, 4 5 या 6 क्वेश्चन, ठीक है। ये किससे, यूनिट नंबर 7, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, डिजीज और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं उसी के अंदर पर्यावरण, एनवायरनमेंट की बात करूं, अब एनवायरनमेंट में देखो क्या है, देखो साइंस में तो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ना है, बायो में ऑर्गन्स से रिलेटेड है ना, कौन से एंजाइम्स हो गए, है ना, पेड़ पौधों में बीमारियां कौन सी होती है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री में तो जो बेसिक लॉज हैं, प्रिंसिपल्स है, उन्हीं पे हमको जाना है। पर एनवायरनमेंट में क्या होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट समिट हुई है क्या करंट में, जैसे, और पुराने भी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मान लीजिए 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये सब चीजें किसके अंदर आती है, पर्यावरण के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम देखें तो 4 3 5 3 7 मतलब लगभग 4 से 6 क्वेश्चन का इसका भी एक वेटेज रहता है एनवायरनमेंट का। तो पूरी जो हमारी यूनिट 7 है वो लगभग हमारी यूनिट 7 4 और 4 8 मतलब 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास वहां से मिलेंगे। तो ये भी 8 से 10 क्वेश्चन। अब एक चीज और देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बहुत समय लगेगा, कितना क्वेश्चन आ रहा है, 4 से 8। एनवायरनमेंट में भी कितना आ रहा है, 4 से 6। तो क्यों ना पहले एनवायरनमेंट पढ़ लिया है, छोटा सेक्शन है। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हमने एक छोटा सा टॉपिक 4 दिन में पढ़ा, हमने देखा 3 क्वेश्चन सर ने बताया यहां से आने हैं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आए तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे 3 क्वेश्चन रेडी हो गए। फिर आपने एक 10 क्वेश्चन, और एमपी तो चल ही रहा है साथ में, 30 क्वेश्चन तो आपके तैयार हो रहे हैं। तो जब उसमें चीजें ऐड ऑन होती है तो उसी लेवल में हमारा कॉन्फिडेंस भी ऐड ऑन होता रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है जो एग्जाम में आपको लेकर जाती है और वहां सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस, कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे ये आ गया अब तो मेरा कंफर्म इतना मार्क्स आना, ओवर नहीं होना, सिर्फ कॉन्फिडेंट, हम्बल रहिए अपनी तैयारी के लिए और बहुत ध्यान से स्टडी कीजिए। अब आगे आते हैं समसामयिक, करंट अफेयर। करंट अफेयर से मेरा मानना है टोटल क्वेश्चन जो है वो 8 to 10 आते हैं, लेकिन उसमें आधा पोर्शन जो होता है वो सीधे स्पोर्ट्स का होता है, सीधा वो स्पोर्ट्स का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो करंट अफेयर लगभग 8 से 10 है, उसमें इंडिया का भी आ गया, वर्ल्ड का भी आ गया, एमपी का भी आ गया, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। यहां देखिए करंट अफेयर में 8 6 3 2 4 मतलब लगभग 4 से 6 क्वेश्चन ले लेता हूं मैं।
अगर खेल देखूं मैं तो 8, 9, 4, 3, 5, देखिए आप, तो यहां भी लगभग लगभग मैं 4 से 6 ले लेता हूं, तो ये भी 4 से 6 हो गया और ये भी 4 से 6 हो गया। तो वही जो मैंने बोला आपको कि लगभग 4 और 4 8 से 12, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन लगभग ये सिस्टम होता है करंट का। तो करंट अफेयर को भी बिल्कुल हल्के में ना लें। कोई भी अगर आप न्यूज़पेपर अब पढ़ो तो ठीक है, लेकिन पुराना कैसे कवर करेंगे? तो कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए जो पिछले 8 से 9 महीने का करंट अफेयर कवर करती हो। नो डाउट कभी कभी 2 साल पीछे भी एमपीपीएससी जाता है, पर वो उनकी कनेक्टिविटी होती है उस इवेंट से, इसलिए। पर ये मान के चलिए अगर 8 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप एक मैगजीन को पढ़कर लगभग, अगर आपका अच्छा है लेवल और आपने उसको पढ़ा है, ध्यान से थरोली पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, तो अच्छी मैगजीन अगर वो है तो आप 5 से 6 क्वेश्चन तो आराम से बना देंगे। बाकी फिर आपके अभी जो न्यूज़पेपर है या कनेक्टिविटी के आधार पर आप बना पाए वो एक अलग बात है। पर 1 साल 8 महीने से 9 महीने 1 साल की इवेंट को आप पढ़ें। कोशिश कीजिए अब यहां से बैक में जाने की, बैक से आगे मत आइए। कभी कभी करंट अफेयर पूरा एग्जाम तक हो नहीं पाता और हम इंपॉर्टेंट इवेंट को छोड़ देते हैं, तो इधर से पीछे चलते जाइए आप, ताकि आपको एक अच्छा फायदा मिले, चीजें यहीं से ज्यादा आएंगे। 9th यूनिट की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे 2019 में सीधे आ गया था व्योमित्र करके, जो रोबोट हमने बनाया था, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें आ जाएगी। ई कॉमर्स से तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यूनिट 9 में अगर मैं देखूं तो लगभग 9, 11, 9, 10, मतलब मैं मान के चलूं कि यूनिट 9 जो है हमारी वो कंफर्म है कि 9 से 10 क्वेश्चन आएगा। अब बताइए आप, पूरी हिस्ट्री से 9, 10 और यूनिट 9 से 9 क्वेश्चन। मैं यही कह रहा हूं कि आपको बस ये देखना है सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से आ रहे हैं। यूनिट 9 पे बहुत फोकस कीजिए, बहुत आसान सिलेबस है इसका और बहुत छोटा सिलेबस है इसका, ठीक है। आखिरी यूनिट आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो एक रफली आप मान के चलिए, जैसे एक बार 19 क्वेश्चन भी आ गए थे, है ना। बाकी देखिए एक चीज है कि ये जो जैसे 22, 21, 20, 18, 19, तो ये 19 वाले में आपको इसलिए 19 मिले हैं क्योंकि तब इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते थे वहां से, ठीक है। अब 19 के बाद जो पैटर्न बदला है उसके बाद आपको लगातार 9, 10, 9, 10 ही सुनने को मिलेगा। तो याद रखिएगा 9 to 10 क्वेश्चन यहां से भी आएंगे। तो कुल मिला के अगर मैं समअप करूं अपने लेक्चर को, बहुत ध्यान से सुनिए, कुल मिला के अगर समअप करूं तो सबसे ज्यादा फोकस आपको देना है एमपी पे, क्योंकि यहां 30+ क्वेश्चन आना है। फिर आपको देना है कमीशंस पे, जो आयोग है सबसे आखिरी यूनिट, 10th यूनिट जो है। इस 10th यूनिट से आपको लगभग 10 क्वेश्चन तो मिलना है। फिर ठीक उसी के ऊपर जो 9th यूनिट है, आईसीटी जिसको हम कहते हैं, 9th यूनिट, उसको हमें कितना देना है? 10। अब एक बात बताइए, ये 3 टॉपिक हो गए और लगभग आपके 50 क्वेश्चन प्लस हो गए। मतलब अगर आप अपना टाइम टेबल बनाए तो इस आधार पे बनाए कि हमको एमपी आईसीटी 9th यूनिट को समय देना है, ये 50+ क्वेश्चंस हैं। अब आप देख लीजिए, मुश्किल से इनमें उतना समय मिलेगा जितना उधर बड़े किसी एक सब्जेक्ट को कवर करने मिले, और आपने आधी तैयारी कर ली। तैयारी में हम क्या करते हैं, हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि ये हो गए तो प्री हो जाएगा। प्री का थोड़ा अप्रोच बदलिए, एमपी को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, फिर 9th यूनिट पे फोकस करना है, फिर आपको 10th यूनिट पे करना है। इन 3 को एक साथ चलने दो, 50 क्वेश्चन। बाकी को फिर मैंने जिस लेवल बताया उस लेवल से तैयारी करते रहो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिएगा, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके फिर आप अपना टाइम टेबल बनाइए, वेयर वी एक्चुअली नीड टू मूव फोकस। तो ध्यान से अपनी तैयारी कीजिए। मैं सबकी वेल विशेष कि आप लोग जो एग्जाम में अपीयर हों, कूल, काम, कंपोज रह के तैयारी करें, अच्छी ऑर्गेनाइज मैनर में तैयारी करें और एग्जाम को क्रैक करें। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।